Hello, good morning to all. This is Sahil and I'm presenting you Pratithi, your daily dose of GK defense related questions and current affairs all in one session. So like every day, we will discuss some questions from all these topics which are important if you're preparing for any defense examinations or any banking or civil service examinations also. So let's start the session and we'll start from the current affairs part. Here we go. First question. We have given two statements and all the questions are like this. We have given two statements and we have to tell which of the above statements are correct or not. So first statement here in this question is the bad bank is involved in lending and taking deposits. The bad bank is involved in lending and taking deposits. It also helps commercial banks to clean up their balance sheets and resolve bad loans. The takeover of bad loans by the bad bank is normally below the book value of the loan. तो दो स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं. जो पहला स्टेटमेंट है कि बैड बैंक जो होता है वो इन्वॉल्व होता है लेंडिंग मतलब पैसा देना और लेना, ये जो काम है उसमें किसको ना, इट आल्सो हेल्प्स कमर्शियल बैंक्स टू क्लीन अप देयर बैलेंस शीट्स एंड रिजॉल्व बैड लोन्स. उनका जो बैड लोन्स है उसको क्लीन अप करने के लिए और उनके बैलेंस शीट को क्लीन अप करने के लिए ये हेल्प करता है, ये बैड बैंक जो होते हैं. ये पहला स्टेटमेंट था. दूसरा स्टेटमेंट है द टेक ओवर ऑफ द बैड लोन्स बाय द बैड बैंक इज नॉर्मली बिलो द बुक वैल्यू ऑफ द लोन. हमें बताना है कि एक जो स्टेटमेंट्स दो हैं उनको उनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है. तो फर्स्ट थिंग वी हैव टू सी हियर इज द बैड बैंक इज एन एआरसी और उसको हम बोल सकते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी. एआरसी बोल सकते हैं और एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी दैट टेक्स ओवर द बैड लोन्स ऑफ द कमर्शियल बैंक्स, दे मैनेजेस देम and finally recovers the money from over a period of time. ये बैड लोन्स लेते हैं कमर्शियल बैंक्स के, बैड लोन्स लेते हैं, manages them and finally recovers the money over a period of time when the bad bank is not involved in lending and taking deposit. ये पैसा लेने का देने का काम नहीं करते but helps commercial bank clean up their balance sheets and resolve their loans, bad loans. तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट था कि दे आर इन्वॉल्व इन लेंडिंग एंड टेकिंग द डिपॉजिट्स, दिस इज इनकरेक्ट. सो हेंस स्टेटमेंट 1 इज incorrect. They are not bad banks or we can say asset management companies are not involved in taking or lending any deposits. Second, takeover of the bad loan is normally below the book value of the loan and the bad loan tries to recover as much as possible subsequently. Hence statement 2 is incorrect. Statement 2 में क्या था? The takeover of the bad loans by the bad bank is normally below the book value of the loan. तो पेपर पे जो जिस अमाउंट पे लोन दिया गया था उससे कम में ये लोग लोन लेके, यानी कि ये टेक ओवर ऑफ द बैड लोन्स अगर करते हैं तो नॉर्मली बिलो द बुक वैल्यू ऑफ द लोन एंड बैड बैंक ट्राइज टू रिकवर एज मच एज पॉसिबल सब्सिक्वेंटली एंड हेंस स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एंड दे हैव आल्सो सम प्रॉफिट टू मेक. सो इफेक्ट ऑफ बैड बैंक के इफेक्ट क्या होंगे? ये दो स्टेटमेंट के रिगार्डिंग जो पॉइंट्स थे उन्हें हम डिस्कस कर लिया. लेकिन अगर देखते हैं अभी कि इसमें हमारा अगर ऑप्शन देखेंगे तो ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. दिस इज आंसर. लेकिन बैड बैंक के बारे में और कुछ जानते हैं. तो बैड बैंक क्या होता है कि इफेक्ट, अगर इसका इफेक्ट देखेंगे कमर्शियल बैंक्स के पर्सपेक्टिव से, जो कमर्शियल बैंक्स हैं दे आर सैडल्ड विद अ हाई एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स और लोन्स. अगर उनका जो कमर्शियल बैंक्स आर सैडल्ड विद हाई एनपीए लेवल्स, सेटिंग ऑफ द बैड लोन बैड बैंक विल हेल्प. उनके लिए ये बैड बैंक सेटअप करने में हेल्प करेगा. दैट्स बिकॉज सच a bank will get rid of all toxic assets which were reducing its profits in one quick move. When the recovery money is paid back, it will further improve the bank's deposition. Meanwhile, it can start lending again. Next perspective,
गवर्नमेंट और टैक्स पेयर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं ये बैड बैंक के इफेक्ट को। तो वेदर इट इज कैपिटलाइजिंग पीएसबीज लेडन with bad loans or giving guarantees for security receipts, the money is coming from the taxpayer's pocket, while recapitalization and such guarantees are often designated as reforms. They are band-aids at best. The only sustainable solution is to improve the lending operation in PSBs. The plan of bailing out commercial banks will collapse if the bad bank is unable to sell such impaired assets in the market, and the burden indeed will fall upon the taxpayer. So this ये दो पर्सपेक्टिव थे जो कि कमर्शियल बैंक्स के पर्सपेक्टिव से और गवर्नमेंट और टैक्स पे के पर्सपेक्टिव से हमने देखा बैड बैंक से। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर भी दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट चकमास, जो द चकमास एंड हाजोंग्स, ये जो दो ट्राइब्स हैं, चकमास एंड हाजोंग्स, these are the two tribes only found in the states of Arunachal Pradesh in India. ये पहला स्टेटमेंट है। सेकेंड, the Chakmas and Hazongs of Arunachal Pradesh are migrants from the Chittagong hill tracts of East Pakistan, now Bangladesh. अभी के जो बांग्लादेश थे उसके ये माइग्रेंट्स हैं, क्योंकि तब ये जब माइग्रेट किए थे तब वहां से, तब वो ईस्ट पाकिस्तान था। ये चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स जो है वहां से ये माइग्रेट करके इंडिया के अरुणाचल प्रदेश में आए हैं। ये जो दो स्टेट में है इसको एनालाइज करते हैं। सो मिजोरम एंड त्रिपुरा have sizable population of the Buddhist Chakmas और हाजोंग्स के बारे में अगर देखेंगे तो मिजोरम स्टेट है और त्रिपुरा स्टेट है। इन दोनों स्टेट में भी साइजेबल पॉपुलेशन ऑफ द बुद्धिस्ट चकमास पाए जाते हैं, while हिंदू हाजोंग्स मोस्टली इनहैबिट द गैरो हिल्स ऑफ मेघालय एंड एडजॉइनिंग एरियाज ऑफ असम। तो जो पहला स्टेटमेंट था कि ओनली अरुणाचल प्रदेश में ये लोग देखा जाते हैं, ये गलत है। Hence statement 1 is not correct. Second statement पे आते हैं। चकमास एंड हेजोंग्स जो थे वो अरुणाचल प्रदेश के माइग्रेंट्स हैं। कहां से आए थे ना, वो चित्तगोंग हिल ट्रैक्ट से आए थे। ईस्ट पाकिस्तान जब था तब से वो आए थे। नाउ अभी ये बांग्लादेश हो चुका है अगर आफ्टर 1971। तो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो 1 इज इनकरेक्ट, 2 is correct. So only statement 2 is correct. This is the correct answer for this. और थोड़ा जानते हैं इन कम्युनिटीज के बारे में। तो displayed by the Kaptai Dam on the Karnafuli River in 1960s. They sought asylum in India and were settled in the relief camps of southern and southeastern parts of the Arunachal Pradesh from 1964 to 1969. A majority of them live in Changlang district of the state that is Arunachal Pradesh today. तो मैप में अगर देखेंगे ये जो रीजन है, ये रीजन मिजोरम का जो रीजन है, यहाँ पे लुसाई हिल्स है, जहां पर ये चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स था। यहाँ से ये लोग माइग्रेट करके यहाँ पर आए मिजोरम के ये लुसाई हिल्स में, और वहां से ये तिराप, लोहित, शुभांश्री, ये जो रीजन्स है यहां तक ये लोग पहुंचे। 1960s में चकमास केम टू इंडिया बाय द लुसाई हिल्स। यहाँ से आए ये लोग। द रेफ्यूजीज वर प्लेस्ड इन द रिलीफ कैंप्स ऑफ तिराप, लोहित एंड शुभांश्री डिस्ट्रिक्ट ऑफ नेफा अंडर द यूनियन गवर्नमेंट। जो 1972 के बाद हुआ, नेफा को रीनेम करके अरुणाचल प्रदेश बनाया गया, मेड यूनियन टेरिटरी एंड देन बिकेम अ स्टेट, एंड द state government opposed the resettling of the refugees, claiming it would change the demography and would be a strain on the resources. तो वहां पे भी उसका विरोध किया गया था, लेकिन ये लोग वहीं पे सेटल हो गए। तो ये आप विजुअल्स के तौर पर भी देख सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं कि रेफरेंस टू द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, विथ रेफरेंस टू द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को रेफरेंस लेके। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, इट इज एन एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म ओरिजिनेटिंग इन द मिडटेरेनियन रीजन। इट इज एन एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म ओरिजिनेटिंग इन द मिडटेरेनियन रीजन। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को देख के बोला गया है ये स्टेटमेंट। सेकेंड वन, इट causes the most winter and pre-monsoon season rainfalls across the southern India। दक्षिण भारत में ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये मोस्ट विंटर, इट causes the most of the winter and pre-monsoon season rainfall across southern India। ये दो स्टेटमेंट हमें दिए गए हैं, हमें देखना है कि कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है WD, इसको लेबल्ड एज द एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म ओरिजिनेटिंग इन द मिडटेरेनियन is an area of low pressure that brings sudden showers, snow and fog in northwest India। तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट था वो करेक्ट है। ये नॉर्थ वेस्ट रीजन में ये लो प्रेशर जो है, ये एरिया ऑफ लो प्रेशर है, ये सडन शावर्स लाता है, स्नो लाता है, फॉग लाता है, ये सब चीजें करता है तो नॉर्थ वेस्ट रीजन में। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं कि the disturbance travels from the western region to the eastern direction, there is this travel eastwards on high altitude westerly jet streams, massive ribbons of fast winds traveling from the earth to west, earth from west to east। So western disturbances are the cause the most winter and pre-monsoon season rainfall across northwest India, not southern India। So statement 2 हमें जो southern India के बारे में दिया गया था वो incorrect है। Western disturbances are the cause of most winter and pre-monsoon season rainfall across northwest India, and this phenomenon is usually associated with the cloudy sky, higher night temperatures, and unusual rain। So statement 2 is not correct. Only statement 1 is correct। It is estimated that India gets close to 5 to 10% of its total annual rainfall from the western disturbances। So western disturbances से लगभग 5 से 10% जो रेनफॉल है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से आते हैं, ये एस्टिमेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, तीन स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द सब्सिडियरी अलायंस। जो सब्सिडियरी अलायंस है उसके रिगार्डिंग अगर तीन स्टेटमेंट देखेंगे तो वो तीनों में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड वेल्सली इन इंडिया। लॉर्ड वेल्सली ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा क्या है, इट वाज अ पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द अलाइड स्टेट। अलाइड स्टेट के जो इंटरनल अफेयर्स है उनमें नॉन इंटरफेरेंस के लिए एक पॉलिसी था। थर्ड वन, द फर्स्ट सब्सिडियरी ट्रीटी वाज साइंड बाय द नवाब ऑफ अवाध इन 1801। 1801 में फर्स्ट सब्सिडियरी ट्रीटी को साइन किया गया था। ये जो तीन स्टेटमेंट है हमें बताना है कि कौन सा सही है। चलो देखते हैं। सब्सिडियरी अलायंस in 1798, हिस्ट्री से रिगार्डिंग हिस्ट्री से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, तो 1978 में इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय वेल्सले इन इंडिया। तो करेक्ट स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट हो गया। ये 1978 में इसको वेल्सले ने, लॉर्ड वेल्सले ने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। द रूलर of the allying Indian state was compelled to pay a subsidy for the maintenance of the British army in return for getting protection from the British against their enemies। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि ब्रिटिश ने ये जो लॉर्ड वेल्सले थे वो आए, एक ट्रीटी लाए सब्सिडियरी अलायंस का। इसमें साइन करवा के ये क्या किए कि 1970-98 में क्या आपको उस समय के राजाओं को ये बोले कि चलो हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, ब्रिटिश आर्मी आपको प्रोटेक्शन देगी आपके एनिमीज के अगेंस्ट, और इस प्रोटेक्शन के बदले आपको क्या करना होगा कि
कुछ सब्सिडी पे करना होगा, सब्सिडी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द ब्रिटिश आर्मी इन रिटर्न। आपको रिटर्न में ये ब्रिटिश आर्मी के मेंटेनेंस के लिए आपको कुछ सब्सिडी पे करना होगा। तो ये था सब्सिडियरी अलायंस का पहला स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है, दोज नेटिव प्रिंसेस और रूलर्स हुड एंटर इनटू द सब्सिडियरी अलायंस, जो लोग ये सब्सिडियरी अलायंस की ट्रीटी को साइन करेंगे, वर नॉट फ्री टू डिक्लेयर, उन लोगों को किसी दूसरे के खिलाफ वॉर डिक्लेयर करने के लिए मतलब आजादी नहीं है। वो लोग किसी दूसरे के अगेंस्ट मतलब they were not free to declare war against any other power or enter into negotiations without the consent of the British। ब्रिटिशर्स के कंसेंट के बिना ये लोग किसी दूसरे राजा के खिलाफ जंग नहीं कर सकते, या फिर किसी दूसरे राजा के साथ या फिर कोई अदर पार्टी के साथ नेगोशिएशन भी नहीं कर सकते इन ब्रिटिशर्स के से बिना बात किए। तो ये सब्सिडियरी अलायंस की बात थी। द सब्सिडियरी अलायंस वाज अ पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द अलाइड स्टेट। तो ये लोग स्टेट के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे, ये उस ट्रीटी में था। बट दिस वाज अ प्रॉमिस सेल्डम केप्ट बाय ब्रिटिश। सो ये कभी कभी ये लोग करते थे, लेकिन ये था, ये प्रॉमिस उस ट्रीटी में था, लेकिन ये मानते कम ही थे इस पॉलिसी को। तो पॉलिसी के अगर हिसाब से देखें तो ये स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। सो सब्सिडियरी अलायंस वाज अ पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द अलाइड स्टेट। बट ये लोग मानते नहीं थे ये ट्रीटी को। द पेमेंट ऑफ द आर्बिट्रली फिक्स्ड एंड आर्बिट्रली ब्लोटेड, द पेमेंट ऑफ द आर्बिट्रली फिक्स्ड एंड, ये लोग अपने हिसाब से ये जो पेमेंट था, अपना नेगोशिएशन वाला पेमेंट था, ये अपने हिसाब से फिक्स किए थे ब्रिटिश आर्मी वाले, ब्रिटिशर्स। arbitrarily fixed and arbitrarily blotted subsidy invariably disrupted the economy of the state and impoverished its people। तो स्टेट के जो इकोनॉमी था इसको ये बैडली इफेक्ट किया, क्योंकि अपने हिसाब से ये लोग चार्ज करते थे राजाओं से जो पेमेंट था इनका, और जो इनका सब्सिडी अमाउंट था ये अपने हिसाब से जो भी मन में आया वो सब चार्ज करते थे। क्योंकि ये सब ट्रीटी में डिटेलली एक्सप्लेन नहीं किया कि इतना परसेंट हम चार्ज करेंगे, इतना आएगा, वो आएगा, वो अपने हिसाब से करते थे। तो ये स्टेट की इकोनॉमी को बैडली इन्फ्लुएंस किया और डिस्टर्ब कर दिया बिल्कुल ही। ऑन द अदर हैंड, British could now maintain a large army at the coast of Indian states, at the cost of Indian states. So इसके बदले क्या हुआ, इनको जो तो फायदा नहीं हुआ, इनका इकोनॉमी डाउन होते गया, बल्कि ब्रिटिशर्स को परमिशन मिल गया अपना एक बहुत ही बड़ा आर्मी ये इंडियन स्टेट्स के ही पैसों से अपने आप मेंटेन कर सकते। They controlled the defense and foreign relations of the protected ally and had a powerful force stationed at the very heart of his lands। तो जो राजा के मतलब सामने ही ये लोग अपना एक बहुत ही बड़ा आर्मी मेंटेन करते थे, और उस स्टेट का डिफेंस और फॉरेन रिलेशंस को ये लोग मेंटेन करते थे। लॉर्ड वेल्सली साइंड हिज फर्स्ट सब्सिडियरी ट्रीटी, थर्ड स्टेटमेंट पे आते हैं। लॉर्ड वेल्सली उन्होंने अपना जो पहला सब्सिडियरी ट्रीटी था उसको निजाम ऑफ हैदराबाद जो थे उनके साथ 1798 में उन्होंने साइन किया था। निजाम ऑफ हैदराबाद के साथ उन्होंने पहला सब्सिडियरी ट्रीटी 1798 में साइन किया था। तो स्टेटमेंट 3 था कि नवाब अवध के साथ 1801 में किया था, वो गलत है। इसको पहले निजाम ऑफ हैदराबाद के साथ 1798 में साइन किया गया था। द निजाम ऑफ अवध was forced to sign a subsidiary treaty in 1801।
पेशवा बाजीराव टू जो मराठा के थे, उन्होंने साइन किया था ये सब्सिडियरी ट्रीटी एट बैसेन इन 1802। तो पहला लेकिन जो सब्सिडियरी ट्रीटी था उसको 1798 में साइन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू द गैलेंट्री अवार्ड्स। हमें 3 गैलेंट्री अवार्ड्स के रिगार्डिंग ये स्टेटमेंट दिए गए हैं, सॉरी कुछ पेयर्स दिए गए हैं मैच करने के लिए, और मैच किया पेयर हमें दिया गया है। हमें बताना है कि ये जो पेयर्स है ये करेक्टली मैच हुए हैं या नहीं। 3 गैलेंट्री अवार्ड्स के बारे में यहाँ पे दिया गया है, परमवीर चक्र, अशोका चक्र एंड सेना मेडल। पहला जो परमवीर चक्र है वो उसको बताया गया है कि हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन है, अवार्ड है। अशोक चक्र को बताया गया कि हाईएस्ट अवार्ड ड्यूरिंग पीस टाइम। सेना मेडल को बताया गया है कि एक्सेप्शनल डिवोशन इन एयरफोर्स। तो ये जो 3 मैचिंग्स हैं ये करेक्ट है या फिर नहीं है, ये बताना है। तो चलो देखते हैं। तो परमवीर चक्र जो है ये इट इज द इंडिया's हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन अवार्डेड फॉर डिस्प्लेइंग डिस्टिंग्विश्ड एक्ट्स ऑफ वैलोर ड्यूरिंग वॉर टाइम, whether on land, at sea or in the air. Hence statement 1 is correct. It is the highest military decoration award. Second, Ashoka Chakra is the highest military award during peacetime for valor, courageous action and for sacrifice. So it is awarded for most conspicuous bravery or some act of daring or preeminent act of valor or self-sacrifice otherwise than in the face of the enemy. Hence statement 2 is correct. Statement 2 में क्या दिया था, ये highest award during peace time है अशोक चक्र। वॉर के दौरान जो दिया जाता है उसको परमवीर चक्र बोलते हैं। सेना मेडल जो है इट इज अवार्डेड फॉर एक्ट्स ऑफ एक्सेप्शनल डिवोशन, ड्यूटी or courage in the army. Hence statement 3 is not correct. Statement 3 में क्या दिया गया था, exceptional devotion in air force. So यहाँ पे लेकिन दिया गया है कि सेना मेडल it is awarded for acts of exceptional devotion to duty or courage in the army, not air force. So hence statement 3 is not correct. So statement 1 and 2 is correct. So these are the 5 questions we have discussed today. So I think you all have understood it better. So but I'm going to end this session now. Just before ending that, I want to announce that Pratiti has a monthly magazine also, which has been published in PDF format every month, compiled by professionals from all the leading newspapers. It will help you to read the news on the go and stay up to date for any competitive examinations like NDA, CDS, banking, civil services, UPSC and any other uniform civil service examinations you can if you are aspiring to get join. It has some subscription fee. You can choose as per your convenient. For a monthly plan you have to pay 100 rupees, for a half yearly plan you have to pay 300 rupees, for an annual plan you have to pay 500 rupees. To subscribe this monthly magazine Pradit, you have to visit our website, that is www.warriorscrit.in, and you'll get to know all the details about the subscription process after registering on the website. So just before ending this session, I want to say something for the aspirants who are aspiring to join the defense forces. So Warriors Grid, which is a defense career academy, it prepares the candidates or aspirants like you who are aspiring to join the defense forces through certain examinations like NDA, CDS, AFCAT, CAPF, INET, Army, SSAGD, Air Force, Navy. So all these examinations, if you are aspiring to join, or if you are aspiring to get into the Indian Armed Forces like Navy, Air Force, and Army, you can join Warriors Grid. Here at our Warriors Grid, we will provide you the best educators, who will help you to clear your examinations. Educators in the sense you will be given the physical education and the academical educations also. But a good environment or a environment will be provided to you, which will give you a feel of becoming an officer or becoming a armed forces, the cadet. If you become a cadet here at Warriors Grid, you will get all these ambience that you are in a armed force. So
To join us, you have to call in the number given below, that is 9903459583 or 9903429583, or you may just visit our website, that is www.warriorscreen.in. So with this, I conclude today's session. We will meet tomorrow. Till then, do like, share, comment, subscribe. Thank you. Jai Hind.